हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा में हम कारक प्रकरण में कर्म कारक का अध्ययन कर रहे थे और कर्म कारक के अंतर्गत द्विकर्मक धातुओं के विषय में हम पढ़ रहे थे। अब तक हम उन द्विकर्मक धातुओं में 7 धातुओं का अध्ययन कर चुके हैं। द्विकर्मक से तात्पर्य है ऐसी धातुएं जिनके प्रयोग में 2 कर्म होते हैं। साथ ही आपने जाना कि संस्कृत भाषा में 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिनके प्रयोग में 2 कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म। तो चलिए उसी क्रम में 8वीं धातु है जी। अर्थ होता है जीतना। सेंटेंस है राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। राजा जो है ये राजन शब्द का परिवर्तित रूप है। तो जब राजन शब्द के रूप परिवर्तित करते हैं तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में राजा ही बनता है। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति। उसके बाद शत्रु से राज्य को, कारक चिन्हों से स्पष्ट पता चल रहा है कि शत्रु से ये गौण कर्म है, राज्य को मुख्य कर्म है। देखा जाए तो राज्य शत्रु से अलग हुआ, अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ अपादान आदि कारकों की अविवक्षा होती है उसमें कर्म संज्ञा होती है और विभक्ति द्वितीया होती है। तो शत्रु में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। शत्रुम क्योंकि यह गौण कर्म है, राज्यम मुख्य कर्म है तो द्वितीया होनी ही है। राज्यम जी धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है जयति, क्योंकि अपना कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक ऐसे ही ब्रू बोलना या कहना, ये दोनों एक दूसरे की समानार्थक धातुएं हैं। आचार्य शिष्य से धर्म कहता है। आचार्य शिष्य से धर्म के उपदेश कहता है। तो आचार्य इसका कर्ता हुआ। कर्ता में करोगे प्रथमा विभक्ति। आचार्य है, शिष्यम धर्मम ब्रूते। ठीक ऐसे ही पिता पुत्र से सदुपदेश कहता है या पिता पुत्र को सदुपदेश के वचन कहता है। तो पिता जो है ये भी पितृ शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। और पिता का मूल शब्द क्या है? पितृ। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। रूप परिवर्तित करोगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बना? पिता। पुत्र से पुत्रम, सदुपदेशम शास्ति। ठीक ऐसे ही मथे यानी मथना, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। वह जो करता है मथने की क्रिया से प्रधान कर्म या मुख्य कर्म हुआ अमृत, क्योंकि ईप्सितम क्या है? अमृत है। तो अमृत हुआ मुख्य कर्म। मुख्य कर्म की पूर्ति क्षीर सागर से हो रही है तो क्षीर सागर हुआ गौण कर्म। तो इस क्षीर सागर में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सह क्षीर सागरम। उसके बाद में अमृतम मथनाति। अगला सेंटेंस है मुझसे चुराना। चोर देवदत्त का धन चुराता है। धन का संबंध किससे है? देवदत्त से है। तो जैसा कि बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अपादान आदि कारकों की जहाँ विवक्षा हो वहाँ पर भी, अविवक्षा हो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भले ही धन का संबंध देवदत्त से हो लेकिन देवदत्त में विभक्ति द्वितीय होगी। और चोर को चुराने की क्रिया से धन सर्वाधिक प्रिय है तो धन हुआ इसका मुख्य कर्म। सेंटेंस बन जाएगा चोर है देवदत्तम धनम मुष्णाति।
इसी तरह से अगली धातु है नी, ले जाना। वह मित्र को घर ले जाता है, वह मित्र को घर पर ले जाता है, एक ही बात है दोनों। तो घर पर, मित्र को तो करता हुआ सह, मित्रम गृहम नयति, ले जाता है। ठीक ऐसे ही वह कंजूस का धन हरता है। एक आई थी मुस, चुराना, और एक है री, हरण करना। तो दोनों में अंतर क्या है? हरण करना मतलब बलपूर्वक किसी चीज को प्राप्त करना, हरण करना कहलाता है। और नजर बचाकर, छुपकर किसी चीज को अपने आधिपत्य में ले लेना, वो कहलाता है चुराना। मतलब कुल मिलाकर हरण बलपूर्वक होता है और चोरी छुपकर की जाती है। तो फिलहाल वह सह करता है, कृपणम धनम हरति। तो गौण कर्म क्या हुआ? कृपणम हुआ। ठीक ऐसे ही वह का अर्थ ढोना या ले जाना। किसान गांव में भार ढोता है। तो सेंटेंस बनेगा कृषक है ग्राम में भारम वहति। ठीक ऐसे ही धातु है कृषि, खींचना। इसका एक अर्थ खोदना भी होता है और एक अर्थ जोतना भी होता है। जोतना मतलब जो किसान के द्वारा खेतों की जो जुताई की जाती है, उस अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही खनन या खोदने के अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो महिला कुएं से पानी खींचती है। महिला कूपम जलम कर्षति। तो कूपम, ग्रामम, कृपणम, गृहम, ये हुए गौण कर्म। तो इस प्रकार से अपनी 16 द्विकर्मक धातुएं हुई और आपने गौण कर्म और प्रधान कर्म के प्रयोग को जाना। तो चलिए अब इसी कर्म कारक के अंतिम नियम की ओर चलते हैं। देखिए, कर्म कारक का सिलेबस के अनुसार एक अंतिम नियम है और ये जो नियम, ये जो सूत्र देख रहे हो, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 बार पूछा भी जा चुका है, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो, उनमें भी ये पूछा जा चुका है। सूत्र है तथायुक्तम च अनीप्सितम। अब ये तथायुक्तम च अनीप्सितम सूत्र क्या कहता है? देखिए, कर्म कारक का जो सूत्र था कर्तुरीप्सिततमम कर्म, अब उस सूत्र के अनुसार कर्ता जिसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता है, मतलब जिसके लिए वो क्रिया करता है, वो तो कहलाता है ईप्सिततम और उसमें विभक्ति द्वितीय होती है। और जिसकी इच्छा नहीं रखता उसे कहते हैं अनीप्सित। नए ईप्सित इति अनीप्सित नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो उस अनीप्सित पदार्थ पर क्रिया का प्रभाव पड़ने पर उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस को आप यूं समझ सकते हो कि जैसे आप घर से चलते हो किसी स्थान विशेष के लिए, जैसे आपको विद्यालय जाना है, तो आप विद्यालय जाने तक अनेक चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ती रहती है, इधर उधर आप हर एक कुछ ना कुछ चीज़ों को देखते रहते हो। तो आप जिन जिन चीज़ों को देखते हो, घर से जब निकले तो उन चीज़ों को देखना आपका मकसद नहीं था, आपका मूल उद्देश्य था विद्यालय पहुंचना। विद्यालय आपका मुख्य कर्म है, लेकिन विद्यालय पहुंचने तक आपने अनेक चीज़ों को देखा, अनेक चीज़ों को नोटिस किया। तो जिन जिन चीज़ों को आपने नोटिस किया है वो कहलाता है अनीप्सित
कर्म। तो उस अनिश्चित कर्म पर जब क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उस अनिश्चित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी बात को उदाहरण से आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे मैं घर जाते हुए वृक्ष को देखता हूं। मैं घर जा रहा हूं और मैं जाने की क्रिया के साथ ही एक वृक्ष को देख रहा हूं। तो मैं ये जो करता है इसका घर तो है मुख्य कर्म यानी कि ईप्सित कर्म, और इसका अनिश्चित कर्म क्या है? वृक्ष है। तो इस वृक्ष में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और सेंटेंस बन जाएगा अहम गृहम जाते हुए। इस अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है और सत्री प्रत्यय का अत भाग शेष रहता है। पुल्लिंग में अन्य, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत, ये इसकी पहचान होती है। तो चलो इन प्रत्ययों के विषय में तो हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल जाते हुए इस अर्थ में गम धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने पर गच्छन रूप बनता है पुल्लिंग में, क्योंकि मैं जो करता है मैं पुल्लिंग का है तो अहम, वैसे तो सर्वनाम शब्द है लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। अहम गृहम गच्छन, मैं घर जाते हुए वृक्ष को देखता हूं। अब अनिश्चित कर्म क्या है? वृक्ष है। तो इस वृक्ष में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। वृक्षम पश्यामि। तो ये तो हुआ इसका ईप्सिततम कर्म, और ये हुआ अनीप्सित, मतलब जिसकी इच्छा नहीं है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही दिनेश विद्यालय जाता हुआ, ध्यान रखना विद्यालय कौन जा रहा है? दिनेश जा रहा है। दिनेश जब विद्यालय जा रहा था तो उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी, तो उसने एक बालक को देखा। दिनेश विद्यालय जा रहा है और विद्यालय जाते हुए उसने किसको देखा? एक बालक को देखा। तो इस दिनेश का ईप्सिततम कर्म तो है विद्यालय और अनीप्सित कर्म क्या है? बालक है। तो इस बालक में भी, इस अनीप्सित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा दिनेश है विद्यालयम गच्छन् बालकम पश्यति। ये हुआ इसका अनिश्चित कर्म। तो इस अनिश्चित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से अपना कारक प्रकरण समाप्त हुआ। कारक प्रकरण में कर्म जो कारक है वो संपन्न हुआ। इस कर्म कारक में जितने भी नियम, जितने भी उपपद विभक्तियों के नियम आपको पढ़ाए उन सभी पर अभ्यास करोगे, और किसी भी नियम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि हम उसका समाधान कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।